मेरी क्लास में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में। अगर बेटा दोनों पॉजिटिव हो गए तो पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन में कभी भी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो नहीं हो पाएगी ना। कोविड के बाद से जो है वो बच्चे ऑनलाइन क्लास जो लेना स्टार्ट करा है, तो कथा सुनते हो, कथा प्रवचन प्रवचन की तरह क्लास लेते हैं कि बस बैठे हैं और सुन रहे हैं, लिख भी नहीं रहे हैं और सवाल भी नहीं कर रहे हैं। तो क्लास करने में मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि टीचर जो है मेहनत कर रहा है और बच्चा बस बैठा हुआ है, देख रहा है सिर्फ। देखिए बेटा, इसमें जो है एक रॉड दे रखी है हमें जिसकी लेंथ क्या है, L, और इस रॉड से L दूरी पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल बताना है ड्यू टू दिस रॉड। इस रॉड के ऊपर टोटल चार्ज कितना है भाई, Q है। इस रॉड के ऊपर टोटल चार्ज क्या है, Q है। तो सबसे पहले हमें चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाल लेनी चाहिए, यानी कि लैम्डा। वो क्या हो जाएगा, Q/L। इसका इस्तेमाल हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि जो आपका आंसर है उसमें Q आ रहा है, अदरवाइज तो लैम्डा के फॉर्म में अपना आंसर आ जाता था। अब ध्यान से देखिए, इसमें हमें करना क्या होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो, चूंकि मैंने इसका फॉर्मूला डिराइव करवाया है, लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप पूरा सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या क्या करते हैं इसमें, x डिस्टेंस पे dx का एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है ना। x डिस्टेंस पे dx का जो है वो एलिमेंट लेंगे, और इस dx एलिमेंट पे जो छोटा चार्ज होगा dq, तो चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू स्मॉल लेंथ। तो क्या लिखेंगे इसे, लैम्डा इंटू dx। अब इस छोटे से चार्ज की वजह से यहां पे जो पोटेंशियल होगा उसे हम क्या कहेंगे, dv। छोटे से चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसे हम क्या कहेंगे, dv। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, k q अपॉन डिस्टेंस यानी कि x, और इसी को हमें इंटीग्रेट करना होगा टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए। अब बेटा इसमें जब लिमिट लगाओगे तो यहां से देखो ध्यान से, यहां से जब आप चलना स्टार्ट करते हैं तो x बराबर L पे पहला एलिमेंट आता है रॉड का, और फिर जब रॉड खत्म होता है तो यहां पे जो दूरी है टोटल वो कितनी है, x बराबर 2L। तो इसका मतलब लिमिट कहां से कहां तक लगाई जाएगी, L से लेकर के 2L। ठीक है, dq की जगह पे रख देंगे लैम्डा इंटू dx, तो ये क्या आ जाएगा, k लैम्डा बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, 1/x dx। और लिमिट कहां से कहां तक लगाना है हमें, L से लेकर के 2L तक। तो बताइए 1/x dx, 1/x dx इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। तो बेटा इसके जगह पे हम लिख सकते हैं k लैम्डा ln x। और जब लिमिट बिठाओगे ln x में, तो बेटा जब अपर लिमिट आप बिठाएंगे तो आ जाएगा ln 2L, और लोअर लिमिट बिठाओगे तो आएगा माइनस ऑफ ln L। तो हमें पता है कि ln m माइनस ln n बराबर ln m/n। ठीक है, तो यहां देखिए आप ध्यान से, ये L और ये L कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा k लैम्डा ln 2, और लैम्डा की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे Q/L, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा k Q/L ln 2। तो ये हो गया अपना पोटेंशियल, ठीक है ना। और k के जगह पे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। तो आई बिलीव फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अरबाज ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो थर्ड नंबर ऑप्शन आया, बाय ln 2 नहीं आएगा ना बेटा, ln 2 तो न्यूमरेटर में रहेगा, ठीक है। हाँ हाँ, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। सर जी dx मानना पड़ेगा क्या, हाँ बिना माने तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये वेरिएबल सॉरी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। ये जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ/x, ये स्मॉल चार्ज के लिए वैलिड है, इस वजह से हमें एलिमेंटल पार्ट लेना पड़ा है, ठीक है। दीपांशु पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ओके। ये समझ आ गया, नोट कर लिया हो तो चले आगे। क्लास के साथ साथ ही नोट करना है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग।
आज की क्लास जो है धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि जेई के पुराने क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। ये वाला जो है वो जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? ये है क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट मैं ही देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5, ये वाला। हाँ, इसमें मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया था, उसे पूरा सॉल्व कर दीजिए। हाँ एग्जैक्टली इसी वजह से तो पहले जो है वो आप खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन अपलोड होगा तो जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप सिर्फ सॉल्यूशन देखते रह जाएंगे। ठीक है ना? um, इसमें जो है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो तरीका था, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप अगर इसको दोबारा से वीडियो में देखेंगे तो मेरे ख्याल से समझ आ जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि फिर टाइम ज़ाया नहीं करते हैं सब बच्चे जो है वो पुराना वीडियो जो है देख लीजिए एक बारी। एक्स्ट्रा कंटेंट में शायद से अपलोड कर रखा है, तो एक बार आप देख करके आइए, सॉल्व करके आइए। बाकी बच्चे अगर फिर भी डाउट रहा तो मैं क्लास में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए एक क्लास के लिए रुक जाते हैं इसमें। चलिए अब चालू करेंगे अपन इस सवाल से, है ना? इस सवाल से पहले तक का, यानी कि यहां तक के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दे रखे हैं उस वीडियो में। यहां से चालू करेंगे। चलिए फिर क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। हिमेश, आपकी आज पहली क्लास है, तो आज ये क्लास बंद कर दीजिए और पुराने जो पहले वीडियो है पहले उसको देखिए, है ना? पहले आप पुराने जो वीडियोस हैं उसको देख लीजिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से बात जो है वो शायद से समझ में आ जाए। शायद से नहीं, आ ही जाएगी, बाकी बच्चों को तो शायद आ ही रही है। हाँ भाई, ये सवाल एक दे रखा है। इसमें एक स्फीयर है जिसमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव चार्जेस हैं, और हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखाई देंगी इसमें। ठीक है, हाँ बताइए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से जाएंगी? तो हमें पता है कि पॉजिटिव से जो है वो फील्ड लाइंस निकलती हैं बाहर और नेगेटिव पे खत्म होती हैं। तो देखिए, देखकर बताइए आउट ऑफ 4 ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये जेई मेंस 2015 का सवाल है, 2015 का, 9 साल पहले करीब करीब। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं, यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि यहां से जो फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी वो यहीं पे खत्म हो जाएंगी, फिर यहां से जो निकलेंगे वो यहां खत्म हो जाएंगे, फिर यहां से जो निकलेंगे वो यहां खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है ना? तो इस तरीके से फील्ड लाइंस आ जाएंगी। दूसरे साइड पे भी कुछ ऐसा ही होगा। ध्यान रखिए, फील्ड लाइंस को सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रखना है। ठीक है, और यहाँ पे एक जो लाइन है वो ऐसी हो जाएगी और एक लाइन ऐसी हो जाएगी। तो इस हिसाब से फर्स्ट नंबर ऑप्शन बनता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन बनता है बेटा, फोर्थ नंबर ऑप्शन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता भाई? क्योंकि अचानक से जो है ना टर्न हो गई है लाइन। यहाँ देखो, आप एज बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है, प्लस यहाँ वाले फील्ड लाइंस कहाँ गए? ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है इसका भी तो फील्ड लाइन बनाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आई बिलीव कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, डायग्राम के हिसाब से अगर देखें। नहीं दीपांशु, जेई फ्लैशबैक के सिर्फ क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करने होंगे। ठीक है, स्टेप वाइज करेंगे हम। हड़बड़ी किस बात की है? टोटल मेरे ख्याल से 18-19 क्लास पूरे लेक्चर लिए हैं मैंने, तो मोर देन इनफ टाइम लिया है। वो क्यों लिया है? सो दैट कि आप टॉपिक वाइज से लेकर के जेई फ्लैशबैक से लेकर के एडवांस सब लेवल के क्वेश्चन कर पाए।
ठीक है, ओके। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से सब लोग। तीन जो है वो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं। तीन कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं। इनको नाम दिया गया है ए, बी और सी, और इनकी रेडियस है ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। और इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। पहले वाले की है सिग्मा, दूसरे वाले की है माइनस सिग्मा, और तीसरे वाले की है सिग्मा। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से हम सरफेस चार्ज निकाल सकते हैं, यानी कि टोटल चार्ज कितना होगा। तो सबसे पहले क्यू ए अगर निकालोगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया, है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया कर दिया तो टोटल चार्ज आ गया। अब अगर इसमें चार्ज ऑन बी स्फीयर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया। और चार्ज ऑन स्फीयर सी निकाला जाए तो क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। यहां तक की बात अगर समझ में आई हो तो चलेंगे हम आगे। अरबाज, चूंकि पहले जहां पे भी हम लोगों ने पढ़ा है, मैं इसका रीजन बताता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व क्यों हो रहे हैं। कुछ बच्चों से हो सकता है ना हो रहे हो, बट कुछ बच्चों से हो रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ तो ठीक हो रहा है। द रीजन इज कि बाकी जगहों पे जब अपन पढ़ाते थे ना, तो वहां पे क्या होता था कि टेस्ट का जो है वो शेड्यूल आ जाता था पहले। अब उसमें क्या होता है कि जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ केजीएस में हम लोगों ने पहले ही ये बात कही थी कि हम में से कोई सा भी टीचर तेज पढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। हम लोग जिस पेज से बच्चा समझता है उसी पेज से पढ़ाएंगे। तो शायद से मुझे नहीं पता, शायद से इसी का इफेक्ट है। खैर, फॉर्मूला कौन सा लगा, ये फॉर्मूला नहीं है बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया किया है बस, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, अब बताइए, हमें जो है वो पोटेंशियल कहां पे बताना है, बी पे बताना है। यानी कि हमें पोटेंशियल बताना है यहां पे, इसे हम कहेंगे वी बी। ठीक है, तो बेटा वी बी इस वाले स्फीयर के लिए ये जो पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, आप कमेंट लिखना बंद कीजिए, ध्यान से सुनिए। हमें पोटेंशियल निकालना है इस वाले सरफेस पे। तो इस स्फीयर के लिए ये जो पॉइंट है ये आउटसाइड का पॉइंट है, और दूरी कितनी है सेंटर से, बी। तो हम लिखेंगे वी बी बराबर ए वाले स्फीयर की वजह से क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस। के क्यू अपॉन एक्स होता है आउटसाइड पॉइंट के लिए, है ना, क्योंकि इस स्फीयर के लिए ये जो पॉइंट है ये आउटसाइड का पॉइंट है। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया के क्यू बाय एक्स। क्यू के जगह लिखा है क्यू ए, और एक्स यानी दूरी के जगह पे लिखा है बी। यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब बताइए, इस वाले स्फीयर के लिए, यानी कि जो बी वाला स्फीयर है, इसके लिए ये पॉइंट तो सरफेस का पॉइंट है, और सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय कैपिटल आर। तो क्या लिखेंगे, के क्यू बाय बी, क्योंकि इस स्फीयर की रेडियस ही बी है, कैपिटल आर की जगह पे हमने लिखा बी। प्लस ये जो पॉइंट है ये सबसे बाहर वाले स्फीयर के लिए इनसाइड का पॉइंट है, और इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल हमने पढ़ा है सरफेस के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, के क्यू सी बाय सी। आप बस क्यू ए की वैल्यू रख दीजिए, क्यू बी की वैल्यू रख दीजिए, और क्यू सी की वैल्यू रख दीजिए, और सॉल्व करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है ना।
बहुत ही आसान सवाल है अगर ढंग से देखा जाए तो, अदरवाइज ऑप्शन देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या पूछ रखा है। नहीं समझ आया हो तो दोबारा भी बताऊंगा, लेकिन पहले सॉल्व करके बताइए कि क्या आ रहा है। सेकंड ऑप्शन आ गया। सेकंड ऑप्शन कितने बच्चों का आ रहा है? अच्छा, आ रहा है बहुत सारे बच्चों का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो स्टेप वाइज अगर करेंगे तो कहानी आसान है। दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पे 3 स्फीयर्स दे रखे हैं, तीनों कंसेंट्रिक है, यानी कि सबका सेंटर सेम है। स्फीयर का नाम है ए बी सी और उनकी रेडियस है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इस पे है माइनस सिग्मा और इस पे है प्लस सिग्मा। तो इसका मतलब चार्ज ए वाले सरफेस पे है पॉजिटिव, बी सरफेस पे है नेगेटिव और सी सरफेस पे है पॉजिटिव। चार्ज की वैल्यू यहां लिख दी गई है। अब पोटेंशियल हमें बी पॉइंट पे बताना था। तो इस स्फीयर के लिए, सबसे छोटे वाले स्फीयर के लिए, ये पॉइंट आउटसाइड का पॉइंट है। आउटसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला है के क्यू बाय एक्स। तो के क्यू बाय एक्स किया है क्योंकि एक्स जो है वो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर, और चार्ज की जगह पे क्यू ए लिखा है। प्लस बी वाले स्फीयर के लिए ये पॉइंट सरफेस का पॉइंट है। फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर, कैपिटल आर, यानी कि रेडियस। तो के क्यू बी बाय आर किया है, यानी कि रेडियस विच इज बी। और सी वाले स्फीयर के लिए ये पॉइंट इनसाइड का पॉइंट है। इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है। तो उसे लिखा हमने के क्यू बाय रेडियस, यानी कि सी। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? सी ऑप्शन आ गया, सॉरी बी ऑप्शन आ गया। ठीक है ना? हाँ, डिनोमिनेटर से देख सकते हैं, सही कह रहे हैं आप कि इसमें जो है बी ही तो एलसीएम आएगा, तो उस हिसाब से भी ये वाला बनेगा। लेकिन फिर उसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है ना कि ये कहीं ना हो जाए या ये कहीं ना हो जाए। नहीं, ये और ये में कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम टिप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पूरा सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलें आगे बेटा। समझ आ गया हो तो चलते हैं आगे फिर। कोई हड़बड़ी नहीं करनी है कभी भी सवाल को, इजी क्वेश्चन है। अच्छा जी, चलिए अच्छी बात है, इजी लग रहा है तो अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 वोल्ट पर मीटर। कल हम यही बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर में लिखा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 1000 वोल्ट पर मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल क्या है? 45 डिग्री। इसका मतलब यहां पे एक डायपोल रखा हुआ है जिसमें चार्ज है यहाँ माइनस क्यू और यहाँ पे है प्लस क्यू, और ये एंगल है 45 डिग्री। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी कि P की वैल्यू दे रखी है अपने को, या P का मैग्नीट्यूड दे रखा है 10⁻⁻29 कूलम मीटर। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए, तो आप में से बताइए। हम्म, बताइए इसमें जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, अगर आप नोट्स देखेंगे, या मैंने आप लोगों को कहा था कि शॉर्ट नोट्स रेडी करके रखना है आपको। अगर आप चाहें तो मैं शॉर्ट नोट्स बना करके अपलोड कर दूंगा, लेकिन मैं वो नहीं चाहता। स्पून फीडिंग करने से चीज़ें आप सीखते नहीं हैं, बस आप खुश हो जाते हैं बट सीखते नहीं हैं। तो आपको खुद से जो है शॉर्ट नोट्स बनाना है। अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मैं खुद से बना करके अपलोड कर दूंगा। पहले ये बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ये कमेंट मुझे लग रहा है कि 30-40 सेकंड के बाद आता है। वाह पीयूष वाह, बहुत बढ़िया।
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल बताना है गधे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल बताना है। हर जगह एक ही फॉर्मूला चिपका दोगे, K Q1 Q2/R। एक और है भूमि। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल का क्या फॉर्मूला है? डिराइव करवाया मैंने, देखो। यही होता है जब आप फॉर्मूले का शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं, तो यही होता है। अब जब तक आप में से कोई जवाब नहीं देगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, यस दीपांशु ने सही कहा है, माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो फिर लिखते हैं भाई, माइनस पी के जगह पे क्या लिखेंगे, 10⁻⁻29। ई के जगह पे क्या लिखेंगे, 10⁻3। और कॉस थीटा यानी कि कॉस 45। ठीक है ना, तो कॉस 45 क्या होता है भाई, 1/√2। चलिए ठीक है, किशन ने भी सही आंसर किया है। विकास माइनस लगेगा वहां पे। ठीक है, अच्छा थर्ड ऑप्शन आ भी गया आंसर। कैसे आया थर्ड ऑप्शन, देखो आप, ये 10⁻3 और 10⁻−29 अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस ऑफ 10⁻−29 में से 3 गया तो 26 डिवाइडेड बाय √2, ये बनेगा, यही तो बनेगा, है ना। अब अब क्या किया जाए इसमें, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। इसमें हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, ये 10/√2, 10/√2, √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो ये अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 7। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसके जगह पे 7 लिख सकते हैं, और 10⁻−26/10 करेंगे तो हो जाएगा 10⁻−27। तो आंसर आ जाएगा -7 इंटू 10⁻⁻27 जूल। तो ये आपका आंसर है। ठीक है ना, यस, √2 इज 1.414, 141 नहीं यार, 414, 1.414 नॉट 141। ठीक है, यहां तक बताइए। यहां तक हो गया तो आगे चले। सवाल करने में, एक सवाल में 5 मिनट भी लगे स्टार्टिंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 मिनट क्या 10 मिनट लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हम अभी कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर वैल्यू पुट करेंगे। पीयूष बोल रहा है 10 से 10 कैंसिल क्यों नहीं किया, हमने तो 10/10 किया था ना, खुद ही किया था 10/10, तो कैंसिल कर दें क्या। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि 10/√2 को हमें 7 लिखना था। ठीक है, चलिए अब ये सवाल करते हैं, ये जेई मेंस 2019 का 5 साल करीब पहले का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोल रखा है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, यहाँ पे क्या है -2q, यहाँ पे क्या है +q, और यहाँ पे क्या है +q। और हमें क्या बताना है यहाँ पे, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताना है यहाँ। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे बताया जाए, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। ये जो -2q है, क्या मैं इसे -q और -q लिख सकता हूं, दो हिस्सों में इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, -2q को क्या किया,
माइनस क्यू और माइनस क्यू में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल है इस वजह से। अब ये देखिए कि डायपोल मोमेंट किधर से किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो एक तो डायपोल मोमेंट ये हो गया और दूसरा डायपोल मोमेंट ये हो गया। बस चैलेंज है कि हमें इसे वेक्टर फॉर्म में बदलना है बस। तो बताइए, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये एक डायपोल मोमेंट है जिसकी वैल्यू है या जिसका मैग्नीट्यूड है Q इंटू एल, क्योंकि चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है डायपोल मोमेंट, और यहां पे भी एक डायपोल मोमेंट है जिसका मैग्नीट्यूड है Q इंटू एल। अब ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो इसी को आगे बढ़ाने से ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, यानी कि ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, अब क्यू एल का जो है वो आप, या एक काम करते हैं ना, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। आप बताओ, ये जो एंगल है ये एंगल क्या है, 60 डिग्री है। तो इसका जो बेटा रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इसके एंगल बाइसेक्टर पे आ जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि ये पूरा एंगल क्या है, 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा अपना, √3 Q/L। और ये √3 QL किधर है, नीचे की डायरेक्शन में है। तो नीचे की डायरेक्शन को आप माइनस ऑफ जे कैप से दिखा सकते हैं। दीपांशु ने सही कहा है, बिल्कुल नीचे के डायरेक्शन को माइनस ऑफ जे कैप से दिखा सकते हैं। तो ये इसका प्रॉपर मेथड हो जाएगा, डोंट हैव टू टेक कंपोनेंट। रिजल्टेंट जो है वो बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे बन रहा है, तो रिजल्टेंट हमने निकाल लिया और डायरेक्शन हमें पता है कि नीचे की तरफ है, यानी कि माइनस ऑफ जे कैप है। यस, cos 60 इज 1/2। ये समझ में आया या नहीं आया, यस, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये समझ में आया हो तो चले आगे। हाँ दीपांशु, कंपोनेंट से भी कर सकते हैं, बट उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें आई कैप वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और जे कैप वाला बच जाएगा। तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, इससे जो है जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बाकी किन किन बच्चों को समझ आ गया बता दीजिए, तो आगे चलें। अरे नहीं पीयूष, आपका जब जो भी आंसर आया आप बता दिया कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा गलत बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बातें नहीं सोचनी हमें। रिपीट, रिपीट कैसे किया जाए इसको, देखो यहां पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ पे चार्ज है -2Q, उसको मैंने लिखा -Q और -Q, और यहाँ पे चार्ज है +Q और +Q। हमें बताना है रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। तो एक तो हो गया ये डायपोल मोमेंट, क्योंकि माइनस से प्लस होता है, और दूसरा हो गया ये, इनके बीच का एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री। इस डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है, Q/L, चार्ज इंटू डिस्टेंस। इसकी वैल्यू है Q/L, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट है उसे हम कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, a² + b² + 2ab cos
थीटा। तो क्या लिखेंगे इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √3QL आ जाएगा। और इसकी जो बेटा डायरेक्शन होगी वो एंगल बाइसेक्टर की तरफ होनी चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें हम क्या लगाएंगे, माइनस ऑफ जे कैप। तो आपका आंसर आ जाएगा √3QL माइनस ऑफ जे कैप, है ना। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम माइनस ऑफ जे कैप से दिखाते हैं। यहां तक ठीक है। ओके, आई बिलीव कि अभी जिन बच्चों को नहीं आया था तो अभी आ गया होगा। रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर सवाल जेन्युइन है तो रिपीट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चले आगे। इस चैप्टर पे ऐसा कमांड करना है कि मेंस में जो भी सवाल आए उसको एकदम उड़ा दें हम, ठीक है। इस चैप्टर पे नहीं, बाकी आने वाले, आगे आने वाले सभी चैप्टर्स पे। तो चैप्टर स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, सारे चैप्टर्स में ऐसा ही होगा। चलिए भाई, ये जो मैंने फॉर्मूला है वो डिराइव किया था। आप लोग नोट्स अगर आप देखेंगे तो आपको वो फॉर्मूला मिल जाएगा। मुझे बस बता दीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल पूछ रखा है। आई को कौन से डायरेक्शन में दिखाते हैं, ये रहा आई, ये रहा जे, और बाहर की तरफ हो जाएगा के। एक्स डायरेक्शन में आई, वाई डायरेक्शन में जे, और जेड डायरेक्शन में के। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया था बस ये बता दीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ रखा है, मेंस 2019 में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रखा है। कुछ बच्चों को फॉर्मूला शायद याद है या आप नोट से देख रहे हैं, मुझे नहीं पता। चाहे कुछ भी करना है अभी फिलहाल में, तो आप नोट से भी देख के बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम प्रैक्टिस सेशन में हैं। ओके, सो द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड इज √2 QE बाय M इंटू डी। ये फॉर्मूला है, ऐसा बोल रहे हैं आप। किसी बच्चे ने सेकंड फॉर्मूला बोल दिया। फर्स्ट वाला होगा या सेकंड वाला होगा, या मुझे डिराइव करना पड़ेगा। चलिए डिराइव ही करते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा इसमें, रीस्टोरिंग टॉर्क है -2 QA साइन थीटा। इंटू ई। Q इंटू ई जो है वो फोर्स हो जाएगा, ए जो है डिस्टेंस हो गया, और साइन थीटा तो ठीक है। तो इसमें इसको लिख सकते हैं आई इंटू एल्फा बराबर -2QA ई थीटा, क्योंकि थीटा स्मॉल है। इसमें आई की वैल्यू, चूंकि सेपरेशन जो है वो डी दे रखी है, तो आई की वैल्यू, सेपरेशन अगर डी दे रखा है तो इसे हम लिख सकते हैं सीधा सीधा Q इंटू डी। तो ये हो जाएगा -QD ई साइन थीटा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो है टोटल दे रखा है d, तो ये क्या हो जाएगा d/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr² इंटू 2, क्योंकि दो मासेस हैं ऐसे ही, इंटू एल्फा बराबर -QD ई इंटू थीटा। ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने पहले डेरिवेशन देखा था। अब इसे लिखेंगे 2md²/4 इंटू एल्फा बराबर -QD ई इंटू थीटा। इसमें देखिए d और d कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 जाएगा, तो ये हो गया md एल्फा/2 बराबर -Q
ई थीटा। तो इससे अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, -2QE बाय MD इंटू थीटा। अब आप देखिए इसमें से जो है वो ओमेगा स्क्वायर, यही कचरा तो क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 2QE बाय M इंटू डी। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, रूट लगा देंगे उसमें, और ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/T। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2π√ओवर MD/2QE। एक मिनट, मुझे क्या बताना था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही बताना है, सॉरी मैं टाइम पीरियड निकाल रहा हूँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताना है। तो ये रहा अपना आंसर, ठीक है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही बताना है। आप क्वेश्चन देख के कैसे फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं यार। मैंने कोशिश की थी अपने स्टूडेंट लाइफ से कि मैं कभी भी फॉर्मूला याद नहीं करूंगा, जो कि गलत तरीका है। मैं हमेशा जो भी क्वेश्चन आता था ना, मैं डिराइव करने बैठ जाता था। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसा ना करें। थोड़ा बहुत ठीक भी है ये, कुछ जगहों पे सही बैठता है, जैसे यहाँ पे। तो आपको डेरिवेशन ध्यान में होना चाहिए, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। चाहे कैसा भी सवाल हो, डेरिवेशन अगर पता है तो वो सवाल किया जा सकता है। जेई में यही अप्रोच ढूंढते हैं वो, है ना, एग्जामिनर यही अप्रोच ढूंढता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल जेई में नहीं आते हैं, ठीक है। सो द थिंग इज कि यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, उन्होंने देखो जानबूझ करके क्या किया है, सेपरेशन जो है डी दे रखा है। तो सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि ये ना समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया तो इस बार नोट कर लीजिए घर पे, एक बार फिर से दोबारा से आप करेंगे इसको, और फिर से समझ अगर ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा क्या दिक्कत है। चले आगे, ओके। नोट कर रहे हो अभी? करण यार, यही तो डिराइव करने के लिए तो यही तो बताया है ना मैंने, जो फॉर्मूला है वो कभी फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लिखवाया है, हमेशा डिराइव ही करवाया है। तो उसी दौरान तो हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप में से कुछ बच्चे हमेशा पूछ रहे थे, शायद एक बार आपने भी पूछा था जहां तक मुझे याद है, कि सर डेरिवेशन जरूरी है क्या। तो उसका जवाब शायद मिल गया। रिपीट करना है। टॉर्क की वैल्यू जो होती है पी ई साइन थीटा। इस बार पी की वैल्यू Q/2a नहीं है, इस बार पी की वैल्यू यानी डायपोल मोमेंट की वैल्यू चार्ज इंटू डिस्टेंस है। और टॉर्क को हम लिख सकते हैं आई अल्फा, और साइन थीटा को लिख दिया थीटा, क्योंकि स्मॉल एंगल है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कैसे निकालेंगे, यहां पे एक मास है m, यहां पे एक मास है m, और ये दूरी है D/2, और ये दूरी है D/2, और इसे O पॉइंट से घुमा रहे हैं, है ना, इस तरीके से घुमा रहे हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि m इंटू D/2 का स्क्वायर। अब ऐसा दो मास है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। बस इस चीज को इस तरफ लेकर के गए, अल्फा की वैल्यू निकाली, और ये अल्फा आप कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम से। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज अल्फा बराबर -(ओमेगा²θ). ये जिन बच्चों ने एसएचएम नहीं पढ़ा है 11th क्लास में ढंग से, उनको ये तकलीफ आएगी। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि अल्फा बराबर जो है -(ओमेगा²θ) होता है, और इससे कंपेयर किया है इसे। तो आप देखो थीटा की जगह पे तो थीटा है, अल्फा की जगह पे अल्फा है, तो जो बच गया वही क्या है, ओमेगा²। और ओमेगा² अगर पता है तो ओमेगा पता कर, ठीक है ना। ठीक है पीयूष यार, अपने लोगों से जो है वो कभी भी गद्दारी नहीं करते। हम्म। नहीं तो एक मीम आपने देखा होगा, गद्दारी कर बे, तो नहीं करना है ऐसा आपको। अपने लोगों से कभी गद्दारी नहीं की जाती है। इंजीनियर लोगों की सबसे पहली पहचान यही होनी चाहिए।
ठीक है, ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए ये सवाल, जेई मेंस 2019 देख रहे हो ना आप, 2019 में कितने सारे सवाल एक ही चैप्टर से पूछे गए हैं। हम 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस, तो 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, वो कहां कहां पे रखे हुए हैं। पहले तो 0,2, 0,2 यानी कि यहां पे होगा। 4,2, 4,2 कहीं यहां होगा। 4,-2, 4,-2 यहां होगा। और 0,-2, 0,-2 यहां पे होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये स्क्वायर के कॉर्नर्स हैं, है ना। ये चीज आपको समझने आना चाहिए। ये स्क्वायर के कॉर्नर्स है ना। देखो आप, मिरर इमेज बन रहा है इसका। 0,2 का मिरर इमेज है 0,-2, 4,2 का मिरर इमेज है 4,-2। तो इट मीन्स दे आर ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। और इसमें कौन कौन से चार्जेस रखे हुए हैं भाई, क्यू चार्जेस रखे हुए हैं। यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ पे क्यू है, और यहाँ पे भी क्यू है ना। तो हमें बताना है द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट अ फिफ्थ क्यू चार्ज एट ओरिजिन। मतलब यहाँ पे एक क्यू चार्ज रखने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालते हैं। कब, इनिशियली। तो अभी फिलहाल में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हमें निकालना होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालना होगा। तो बताइए अभी फिलहाल में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे निकालेंगे। ये दूरी अगर 2 है, ये दूरी 2 है, तो इसका मतलब इस स्क्वायर का साइड क्या है, 4 है। 4 ही है ना यार, हाँ 4 है। इस स्क्वायर का साइड जो है क्या हो गया, 4 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, KQ² बाय 4 इंटू 4 कर देंगे, क्योंकि ऐसे 4 पेयर हैं, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, प्लस डायगनल वाले भी पेयर हैं। तो उसके लिए लिखेंगे 2 टाइम्स KQ² बाय, साइड अगर 4 है तो डायगनल क्या होगा, 4√2, है ना। साइड अगर A है तो डायगनल क्या होगा, A√2, उसी तरीके से 4√2। तो ये हो गया इनिशियल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इफ यू वांट टू पुट अ फिफ्थ चार्ज Q एट दिस प्लेस, तो अब हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालनी होगी। ठीक है, अब हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालनी होगी। अब ध्यान से देखिए, ये जो चारों चार्जेस हैं इन्होंने अपने प्लेस को चेंज नहीं किया है, तो इनके वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो यही हो जाएगी। तो इसको हमें लिखने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि लेकिन ये लिख करके दिखाना पड़ता पहले, इस वजह से मैंने लिखा कि ये जो चारों चार्जेस हैं ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो क्यू चार्ज है वो इनिशियली कहां पे था, इन्फिनिटी पे था, और इन्फिनिटी से हमने खींच करके उसको यहां पे लेकर के आए हैं। इसका मतलब जो पोटेंशियल का चेंज हुआ है, या पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज हुआ है, वो अब लिखेंगे सिर्फ इसकी एनर्जी, सिर्फ इसकी एनर्जी, क्योंकि बाकी चारों जो है वो अपने लोकेशन पे फिक्स थे। एक पांचवा चार्ज आया है बाहर से सिस्टम में, तो यानी कि चेंज क्या हुआ है, इस चार्ज के आने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है, बस वही चेंज है। तो अगर हमें चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखना है, तो सबके लिखने के बजाय, क्योंकि सबका तो चेंज हुआ नहीं, चेंज तो सिर्फ इसका हुआ, तो हम लिखेंगे सिर्फ इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से देखिएगा, ये जो दूरी है ये 2 है, ये जो दूरी है ये 2 है, ये दूरी है 4, तो ये दूरी कितनी होगी, √2² प्लस 4² यानी कि 4 प्लस 16 यानी कि √20। तो अब सबसे पहले इसकी एनर्जी इसके वजह से कितनी होगी, KQ² बाय 2,
इसकी एनर्जी इसकी वजह से इंटू 2 कर दिया, प्लस इसकी एनर्जी इसकी वजह से, दूरी कितनी है 20, और उतनी एनर्जी इसकी वजह से भी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रहा आपका आंसर, ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक ही चार्ज में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया है, बाकी चारों चार्जेस अपने लोकेशन पे फिक्स्ड हैं, तो हमें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन चारों चार्जेस की इनिशियल जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइनली वही रहेगी। तो चेंज क्या हुआ है, सिर्फ इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने फाइनली बस इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख दी, जो कि है चेंज। तो इसको सॉल्व करके बताइए मुझे कि क्या आंसर आ रहा है। फिजिक्स में चीजें नहीं माननी पड़ती यार, जीवन में मुझे लगता है कि हर जगह पे आप कुछ चीजों को तो मान के ही चलते हैं। आप मान के चल रहे हो ना कि पढ़ाई करने से आपका उद्धार हो जाएगा, तो ये चीज भी तो आप मान ही रहे हो। फिर फिजिक्स में कैसे मानते हैं, हर जगह पे मानते हैं। यस पलक, क्वेश्चन में वर्क रिक्वायर्ड पूछा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा, क्योंकि वर्क डन बाय एजेंट अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स और फील्ड इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, है ना, ऐसा पढ़ा है हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में। इस वजह से वर्क डन पूछ रखा है, तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम देख सकते हैं, सेम थिंग है दोनों। यस ऑप्शन 4 आ रहा है मेरे ख्याल से। 20 का रूट जो है वो 2√5 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा KQ² प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 2√5, तो बन गया ये KQ²/√5, 2 से 2 गया, यहाँ KQ² कॉमन ले लोगे तो ये वाला ऑप्शन होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। और कोई डाउट है बेटा इसमें, ये चले आगे। समझ आया कि नहीं आया, है ना, मजेदार सवाल है, सवाल आसान है लेकिन है मजेदार। यहाँ तक ठीक है बेटा, चले आगे। जरूरी नहीं कि एक क्लास में 50 सवाल सॉल्व किए जाएं, एक क्लास में हम 10 ही सवाल सॉल्व करेंगे, लेकिन सबको वो सवाल समझ में आना चाहिए। एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्स्ट्रा कंटेंट में जो पहले के जो 12-13 जो भी क्वेश्चन हैं उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके चलिए फिर आगे चलते हैं। हाँ इसका आंसर बताइए बेटा। अगेन मेंस 2019 में पूछा है, पता नहीं 2019 में क्या हो गया था कि इलेक्ट्रोस्टैट से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड क्या होगा, उसी का माइनस बेटा, जो भी आंसर आया ना वर्क डन बाय एजेंट, अगर आपसे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड पूछा होता तो उसी में आप माइनस लगा देते साइन। चलिए हमें एक ग्राफ दे रखा है और वाई एक्सिस में क्या है ये नहीं पता है ना, तो ये किस चीज का ग्राफ है, पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ है, सॉलिड स्फीयर का ग्राफ है, हॉलो स्फीयर का ग्राफ है, किसका है ग्राफ ये बताना है हमें। बताइए बेटा, आप लोगों के पास एक बहुत ही अच्छी एडवांटेज है, आप लोगों को शायद नहीं मालूम है, मैं बता देता हूँ एक बार, क्योंकि ऑब्वियस चीज़ों को कई बार मेंशन करना होता है। आपके पास ऑनलाइन क्लास से एडवांटेज नंबर 1, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं लेकिन कुछ एडवांटेज हैं वो गिना देता हूँ पहले। एडवांटेज नंबर 1 ये है कि आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रैवल करने में बहुत टाइम चला जाता है। एडवांटेज नंबर 2, आपको यहाँ पे चूंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ क्लास में बैठते हैं, तो एसी लगा हुआ है, कूलर भी लगे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जब एक साथ बैठते हैं तो थोड़ा बहुत कई क्लासेस में, मतलब 50% क्लासेस में तो ऐसा नहीं है कोई दिक्कत, 50% क्लासेस में थोड़ा बहुत बच्चों को बहुत गर्मी फील होती है, वो चीज़ आप घर पे शायद से फेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, है ना, अभी मन में आया कि यार फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो बंद कर दिया और बाद में जो है वो देख लिया। हम्म? आप जो है वो क्लास में बाबा बन सकते हैं,
जैसे कुछ बच्चे बनते हैं, है ना, कुछ भी बोल देते हैं क्लास में। इसको मैं एडवांटेज ही काउंट करता हूँ। और डिसएडवांटेज में ये है कि आप टीचर से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, तो आपका जो पर्सनालिटी ग्रोथ करके एक चीज़ होती है, पर्सनालिटी ग्रोथ जो है वो कमरे के अंदर बैठ करके नहीं हो सकता, उसमें आप थोड़ा लैग कर रहे हैं। हालांकि वो कॉलेज में जब आप पहुंच जाएंगे, अगर पहुंच गए तो कॉलेज आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ कर देगा। ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। प्लस ऐसा है कि डाउट कई बार वन ऑन वन पूछा जाता है ऑफलाइन क्लास में। आफ्टर क्लास बच्चे पूछते हैं, तो अगर आप में से किसी को ये दिक्कत आ रही है तो आप वन ऑन वन डाउट नहीं पूछ पा रहे हैं, ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है ना। ठीक है, कुछ बच्चों को ये एडवांटेज लगता है और कुछ बच्चों को डिसएडवांटेज। अभी तो हम जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे अच्छा लग रहा है, बस इसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये बता दीजिए। पोटेंशियल ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। मैं सबका ना ग्राफ बना देता हूँ अलग अलग। पोटेंशियल, हमने सबसे बड़ा वाला जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें हमने देखा था कि इनसाइड पॉइंट पे कैसा होता है, डाउनवर्ड पैराबोला, और आउटसाइड पॉइंट पे कैसा होता है, हाइपरबोलिक। ठीक है ना। तो ये इसका ग्राफ है। सेकंड वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, इनसाइड पॉइंट पे ग्राफ बनेगा लीनियर और आउटसाइड पॉइंट पे बनेगा हाइपरबोलिक। देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, शेल में जो है वो इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, है ना। और आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, ऐसा कुछ। ठीक है। और पोटेंशियल ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर का पोटेंशियल, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैंने शेल नहीं पढ़ा यार यहाँ पे। आप सही कह रहे हैं, शेल अगर है यानी कि हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है तो इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस के बराबर होती है और आउटसाइड पॉइंट पे जीरो। और अगर फोर्थ नंबर का ग्राफ बनाया जाए, यानी पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ सॉलिड स्फीयर, तो ये ग्राफ बन जाएगा ऐसा। ठीक है ना। तो ये है फर्स्ट नंबर का ग्राफ, ये है सेकंड नंबर का ग्राफ, ये है थर्ड नंबर का ग्राफ, और ये है फोर्थ नंबर का ग्राफ। चारों ग्राफ आपको बनाने हैं अभी। ठीक है, भले आपका आंसर आ गया हो। आंसर जो है इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, पोटेंशियल ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। शेल है यानी कि हॉलो है, यूनिफॉर्मली चार्ज तो है चूंकि हर जगह पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। चारों ग्राफ बनाने हैं अभी आपको, ये लिखते हुए, ये लिखना भी है उसमें। ठीक है, हड़बड़ी नहीं करनी है, चारों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तीन चार्जेस दे रखे हैं, एक है कैपिटल क्यू, यहाँ पे है स्मॉल क्यू, और यहाँ पे भी है स्मॉल क्यू। तीनों चार्जेस दे रखे हैं वर्टिसेस ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या मतलब है कि दो साइड क्या होने चाहिए इसके, इक्वल होने चाहिए। तो कौन से दो साइड इक्वल हो सकते हैं भाई, यही दो साइड इक्वल हो सकते हैं। मान लेते हैं ये एल और एल है, तो ये क्या हो जाएगा, √2L हो जाएगा। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज जीरो। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये जीरो है। तो फिर हमें बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज की क्या वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू, हमें बताना है। सबसे पहले आप सब लोगों से यह सवाल है कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू क्या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। हाँ, ये भी 2019 का ही सवाल है। कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में से कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, क्या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर बेटा दोनों पॉजिटिव हो गए
तो पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन में कभी भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि आप चीजों को जोड़ेंगे हमेशा। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हमें जीरो करना है, इसका मतलब कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव होना चाहिए। यस, तो चलिए लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सबसे पहले इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय एल। फिर इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एल। और फिर इन दोनों के बीच में के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय √2L बराबर क्या लिखेंगे, जीरो, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज जीरो। इसमें से कुछ चीजें मुझे कॉमन दिखाई देती हैं। फॉर एग्जाम्पल के एल के और एल, और एक स्मॉल क्यू भी कॉमन दिखाई देता है। तो कॉमन वाले क्वांटिटी को दोनों उस तरफ भेज करके उड़ा दो, जीरो अपॉन समथिंग जीरो ही होता है। तो बचेगा क्या यहाँ पे, इस जगह पे क्या बच जाएगा, चूंकि स्मॉल क्यू भी कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा, स्मॉल क्यू प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, कैपिटल क्यू, क्योंकि एक एक स्मॉल क्यू जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा और ये जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस क्यू बाय √2 बराबर क्या, जीरो। अब इस स्मॉल क्यू को उस तरफ भेजेंगे और कैपिटल क्यू को कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो गया, कुछ ऐसा। अब इससे डिवाइड मारोगे तो एक ही ऑप्शन बचता है। आप बताइए सॉल्व करके आंसर क्या है इसका। सॉल्व करके बताइए आंसर क्या है। कुछ बच्चे इधर क्लास में ना थ्योरी पढ़ने आते हैं, ऑनलाइन क्लास का ना यही समस्या है, पता है क्या, हिंदुस्तान में जो है 2019 के बाद, कोविड के बाद से जो है वो बच्चे ऑनलाइन क्लास जो लेना स्टार्ट करा है, तो कथा सुनते हो, कथा, प्रवचन, प्रवचन की तरह क्लास लेते हैं कि बस बैठे हैं और सुन रहे हैं, लिख भी नहीं रहे हैं और सवाल भी नहीं कर रहे हैं। तो क्लास करने में मजा बहुत आ रहा है, क्योंकि टीचर जो है मेहनत कर रहा है और बच्चा बस बैठा हुआ है, देख रहा है, सिर्फ लिख नहीं रहा है। मैंने देखा है कई सारे बच्चों को। और जो बच्चा नहीं लिखेगा ना, उसके सिलेक्शन नहीं होने की गारंटी है। ठीक है, हाँ, तो इसमें ऑप्शन 1 बन जाएगा। आपको लिखना है साथ के साथ और सवाल भी करने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास है ना, वो क्वेश्चन जब मैं करवा रहा हूं वही सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। जो थ्योरी है ना, वो थ्योरी समझ में आ जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल करना मेन इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। ठीक है, क्वेश्चन करने पे ध्यान दीजिए। अच्छी बात है कि बाकी बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 1। इट मीन्स आई बिलीव कि आप लोगों ने इसको सॉल्व किया है। चलिए भाई, मुझे लगता है ये सारे सवाल 2019 के नहीं है, वो तो गलती से ना उसको लगता है कॉपी पेस्ट कर दिया है 2019। ये सारे सवाल 2019 के नहीं हो सकते, इतने सारे सवाल थोड़े ना आ जाएंगे। हाँ, पीयूष को बहुत पता है, हैं कि कोविड-19 में जेई में AIR 1 लाया था। तो पूरी जनता ही ऑनलाइन पढ़ रही थी ना बेटा, पूरी जनता ही ऑनलाइन पढ़ रही थी। और जिसने AIR 1 लाया था ना, उस सेंटर पे मैं ही था खुद। ठीक है, ये मुझे बता रहा है। 2019 में जो है पीयूष, आप जूते का जो लेस है वो बांध लेते थे। भाई पूरी दुनिया ही जब ऑनलाइन पढ़ रही है, तो कोई सा भी रैंक आएगा तो ऑनलाइन से ही आएगा ना। इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसी से आ गया रैंक, वो खुद से पढ़ रहा था।
ये कुलदीप आया नया, काम की बात तो पूछ नहीं रहा है। फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ, नाइन्थ, ये सारे के सारे रैंक जो है वो मेरे ही ब्रांच से आए थे। खैर, देख लीजिए, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग अ चार्ज q इज सराउंडेड बाय एन अनचार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फेरिकल शेल। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैंने ये जो रैंक बताया ये नीट वाले रैंक थे। फर्स्ट रैंक के बारे में सिर्फ बता रहा हूँ, वो मेरे सेंटर से आया था। बाकी जो फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स, एट ऐसा कुछ था, टोटल टॉप 10 में 5 रैंक थे, वो सारे के सारे मेरे सेंटर से, बट वो नीट में था। जेई वाला फर्स्ट रैंक आया था, ये मुझे याद है। ओके, अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग अ चार्ज q इज सराउंडेड बाय एन अनचार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पहले तो एक सॉलिड स्फीयर है, बट ध्यान रखिए कि ये कंडक्टिंग है, सॉलिड है बट कंडक्टिंग है, और इसके सराउंडिंग में एक स्फीयर है जो कि हॉलो है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले तो ये वाला सॉलिड है और ये वाला हॉलो है। हालांकि है कंडक्टिंग, तो इसका मतलब क्या है कि इस पे जो चार्ज है वो सरफेस पे ही रहेंगे। Let the potential difference between the surface of solid sphere and that of the outer surface of hollow sphere shell is V. It means कि अगर हम इस पोटेंशियल को कहें V1 और इस पोटेंशियल को अगर कहें V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V1 माइनस V2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है V। ठीक है, डिकोड करते हैं इसी चीज को। ओके, नाउ इफ दिस शेल इज नाउ गिवन अ चार्ज -4q, यानी कि बाहर वाले आउटर शेल पे हमने चार्ज दे दिया अब -4q, देन नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेम सरफेसेस। ठीक है ना। चलिए पहले तो v1 माइनस वी2 को डिकोड कर लेते हैं। तो बताइए v1 की वैल्यू क्या है, के क्यू बाय, आप इस रेडियस को स्मॉल आर और इसको जो है कैपिटल आर खुद से अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वो कैंसिल ही हो जाएगा। तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाले चार्ज की वजह से के क्यू बाय स्मॉल आर। ठीक है, क्योंकि इसके सरफेस पे ही पोटेंशियल पूछ रखा है। अच्छा, v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू बाय कैपिटल आर, है ना, क्योंकि ये जो बेटा पॉइंट है ना, ये आउटसाइड का पॉइंट हो गया। ध्यान रखिएगा कि हम यहां पे चार्ज का इंडक्शन नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल लिखते वक्त चार्ज का इंडक्शन का कोई रोल नहीं होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो प्लस क्यू की वजह से जो इंडक्शन होगा वो होगा माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो यार टोटल चार्ज तो चेंज हुआ नहीं। अगर मान लो मैं यहां पे इंडक्शन माइनस क्यू और प्लस क्यू लिखूं भी, तो भी टोटल चार्ज, नेट चार्ज तो क्या है, जीरो है। इस वजह से पोटेंशियल के सवाल में आपको इंडक्शन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो अब v1 वन माइनस वी की वैल्यू है v। तो अगर आप इन दोनों में से के क्यू को अगर कॉमन ले लें, तो के क्यू को अगर कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 बाय स्मॉल आर माइनस 1 बाय कैपिटल आर बराबर v। तो ये हो गया अपना पहला इक्वेशन। ये हम लोगों ने यहां तक के बाद से डिस्कवर कर लिया है। ठीक है ना। अब ये बताइए, इफ द शेल इज नाउ गिवन अ चार्ज ऑफ -4q, इसका मतलब इस वाले बाहर आउटर सरफेस पे -4q चार्ज दे दिया गया, क्या अब भी v1 और v2 सेम रहेंगे, चेक करना पड़ेगा। तो अब न्यू वैल्यू ऑफ v1, उसे मैं लिखूंगा v1 प्राइम। ठीक है ना, v1 प्राइम। तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस जगह पे हमें पोटेंशियल लिखना है। तो क्या हो जाएगा, पहले से ये वाला चार्ज बैठा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, के क्यू बाय स्मॉल आर। और बेटा आउटसाइड वाले पॉइंट के, आउटसाइड वाले चार्ज की वजह से इनसाइड पे जो पोटेंशियल है, तो हमने पढ़ा है पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट सरफेस। तो क्या लिखेंगे, प्लस के इंटू -4q बाय कैपिटल आर। ठीक है, ये तो हो गया v1 सिर्फ। अब अगर v2 देखा जाए, v2 प्राइम, तो v2 प्राइम इसके वजह से पोटेंशियल क्या होगा भाई,
के क्यू बाय कैपिटल आर प्लस इसके वजह से खुद के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, के माइनस 4 क्यू बाय कैपिटल आर। आप अगर बेटा ध्यान से देखें तो V1 प्राइम और V2 प्राइम में हमने इसी चीज को, सेम चीज को ऐड किया है, सेम चीज को ऐड किया है। तो जब आप इसको घटाओगे, यानी कि जब आप लिखोगे V1 प्राइम माइनस V2 प्राइम, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ इतना ही। और यही चीज का डिफरेंस क्या दे रखा है, V। इसका मतलब क्या है कि आउटर सरफेस पे, देखो आप ध्यान से, ये सवाल हमें एग्जाम में नहीं करना है, ये सवाल हमें क्लासरूम में करना है और उसका रिजल्ट यूज करना है एग्जाम में। तो रिजल्ट क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है कि अगर दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं तो आउटसाइड वाले सरफेस पे अगर आप चार्ज देते हैं तो इससे पोटेंशियल का कोई भी डिफरेंस चेंज नहीं होगा। अगर आप आउटसाइड पॉइंट पे या आउटसाइड सरफेस पे अगर चार्ज देते हैं तो इससे पोटेंशियल का डिफरेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट में लिखिए और इसको पूरा नोट कर लीजिए। नोट में आप सभी लोगों को लिखना है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू स्फीयर्स विल नॉट चेंज इफ एनी चार्ज इज गिवन टू द आउटर स्फीयर। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्फीयर्स विल नॉट चेंज इफ अ चार्ज इज पुट ऑन आउटर सरफेस। बाहर वाले सरफेस पे अगर आप चार्ज देते हैं तो इससे पोटेंशियल के डिफरेंस में कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज है ये चीज दोनों में ऐड हो रही है, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस भी हो जाएगा। कोई आया था पार्ट टाइम अर्निंग करवाने, ये वही है क्या, लेवल क्लियर होंगे सबके, हैं सबके लेवल क्लियर होंगे। चलिए, एक ये सवाल है, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of relation between electric field and potential. The relation was electric field vector is equals to, या electric field is equals to minus of dv by dr। तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमें दे रखा है ए एक्स प्लस बी आई कैप, यानी कि ये एक्स डायरेक्शन में है। ए की वैल्यू दे रखी है 20 और बी की वैल्यू है 10। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूं ए के जगह पे 20 यानी कि 20x प्लस 10। सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो हमें यूनिट के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। इफ पोटेंशियल एट x इक्वल्स टू 1 इज v1 एंड पोटेंशियल एट x इक्वल्स टू -5 इज v2, देन वी हैव टू फाइंड आउट v1 माइनस v2। तो इसमें हमें क्या करना होता है, अगर इसी फॉर्मूले में E बराबर माइनस ऑफ dv बाई dr, इस dr को अगर इधर भेजोगे तो बताओ क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डेल्टा v बराबर इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr। ठीक है ना, लार्ज चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट dr। कोई बात नहीं बेटा, आज का टॉपिक एक छोटा सा ही टॉपिक है, क्वेश्चन करने में ठीक लग रहा है तो क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना, वो जो क्वेश्चन, वो जो टॉपिक है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए माइनस ऑफ डेल्टा वी क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो माइनस ऑफ डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल बराबर इंटीग्रल ऑफ 20x प्लस 10 dx। और इनिशियली x की वैल्यू क्या है, 1 है, और फाइनली x की वैल्यू क्या है, -5। तो एक बार इसको इंटीग्रेट करके बताइए कि क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से सभी लोगों को आता है। अब ख्याल से आना और सच में आना उसमें तो डिफरेंस है, तो सॉल्व करके बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। एंड एक्स्ट्रा कंटेंट में जो वीडियो है उसको आपको सॉल्व करना ही है, ठीक है।
तो आप देख लीजिएगा उसको समय निकाल करके, 40 मिनट का है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ध्यान से देखिए, ये 20 बाहर आ जाएगा और बचेगा एक्स डी एक्स, लिमिट फ्रॉम 1 to -5, प्लस 10 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, लिमिट फ्रॉम 1 to -5। तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 होगा। x²/2 से ये जाएगा तो 10 बचेगा, और बचेगा यहाँ x², यानी कि -5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, लिमिट बिठा दिया, प्लस 10, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इज x, तो बचेगा यहाँ पे -5 -1। तो पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, देख लेना एक बारी, सॉल्व करके देखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 10, -5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, -1 प्लस 10, -5 -1 इज -6, तो ये हो गया 240, और ये हो गया -60, तो ये हो गया 180 वोल्ट। आई बिलीव फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों को आंसर पहले ही मिल गया, अच्छी बात है। सो इसमें इसमें जो है ना, मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या है। इसमें कॉन्फिडेंस इज द की। द थिंग इज कि बच्चा ये सोचता है कि अपर लिमिट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए और लोअर लिमिट हमेशा कम होना चाहिए। तो मैंने देखा है ये बच्चे जब ये सवाल करते हैं ना, तो -5 नीचे रख देते हैं और 1 ऊपर रख देते हैं। उन्हें लगता है कि यार लोअर लिमिट हमेशा छोटी होनी चाहिए अपर लिमिट का। ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कह रखा है कि इनिशियल जो पोटेंशियल है वो x=1 पे v1 है और x=-5 पे v2 है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट v1 - v2। ठीक है ना। तो हमने v इनिशियल को v1 कहा और v फाइनल को v2 कहा है। तो x इनिशियल की वैल्यू 1 होगी और x फाइनल की वैल्यू -5 होगी। ठीक है ना। आई डोंट नो वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। सर आपने 1 में स्क्वायर किया और दूसरे में क्यों नहीं किया है? क्या कर रहे हो? dx का जो इंटीग्रेशन है वो x ही तो होगा। x का इंटीग्रेशन x² होता है। बेसिक मैथ पढ़ना है क्या अब? हैं? बेसिक मैथ पढ़ाऊं अभी तुम्हें कि x⁴n का, लो पढ़ा देता हूं। x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? x⁴n+1/n+1, प्लस c भी बोलते हैं कुछ लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x²/2, तो उसमें स्क्वायर आ रहा है इसलिए स्क्वायर किया है, और dx का इंटीग्रेशन x होता है तो उसमें स्क्वायर नहीं आया तो नहीं किया है। ठीक है। यहां तक ठीक है तो बताइए, नोट कर लिया हो तो चलते हैं फिर आगे। एक लास्ट क्वेश्चन किया जाए। कोई बात नहीं पीयूष। अनुराग बोल रहा है पढ़ा दीजिए, कृपा होगा। अच्छा जी, कोई बात नहीं। देखिए, तुम लोग जेई के स्टूडेंट होकर के मतलब इंटीग्रेशन कैसे भूल सकते हो यार? मैथ्स में तो इंटीग्रेशन होगा ना आपके। तो मैथ्स में तो आप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हर जगह पे ही, ये कैसे भूल गए x⁴n? चलिए, सो यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, ए बी और सी। ए की वैल्यू कितनी है? -4q। बी की वैल्यू कितनी है? 2q। और सी की वैल्यू कितनी है? -2q। और इसकी जो रेडियस है, रेडियस दे रखी है d। ध्यान रखिएगा, डायमीटर d नहीं है, रेडियस d है। और हमें
ये बताना है कि ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ओ पॉइंट पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। बाकी एंगल वैंगल दे रखा है तो उसका हम इस्तेमाल कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। आप देखिए ये जो ओ ए लाइन है ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओ सी लाइन कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ओ बी लाइन यहां से 150 बना रहा है, यहां से पूरा 150 बना रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 150 माइनस 30 यानी कि 120। यहां तक ठीक है। हम्म। ठीक है, बेसिक डिफरेंशिएशन ही तो पूछ रहा था मैं, एक्स टू द पावर एन क्या सबसे बेसिक ही इंटीग्रेशन का सवाल है ना। पहला ही पहला ही फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, नहीं। इंटीग्रेशन लिखने के बाद जो मास्टर है वो यही लिखता है, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन। बेसिक ही पूछ रहा हूँ, कौन सा तुमसे आइलेट प्रिंसिपल पूछ रहा हूँ, एल हॉस्पिटल रूल पूछ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। चलिए, ओके। सो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पॉइंट क्या होगा, फास्ट बताना है क्योंकि बच्चे जो है इसको बहुत देर में करते हैं। फास्ट बताना है, फास्ट आंसर चाहिए। तो ध्यान से देखिए, यहां पे जो माइनस क्यू है, -2Q है, और यहां पे जो 2Q है, तो -2Q तो अट्रैक्टिव फील्ड लगाएगा और 2Q जो है रिपल्सिव फील्ड लगाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस चार्ज को यहां से हटा दूं, अपने मर्जी से हटा दिया, -2Q को हटा दिया, तो यहां पे मुझे कौन सा चार्ज रखना होगा, 4Q का चार्ज रखना होगा, है ना। क्योंकि 2Q इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था और -2Q भी इधर ही फील्ड बना रहा था। तो -2Q को हटाकर अगर यहां पे 4Q रख दें तो बिल्कुल सेम इफेक्ट आ जाएगा। हालांकि ऐसा करना जरूरी नहीं था, लेकिन इससे सवाल जो है जल्दी बन जाता है। तो 4Q की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इधर, और -4Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहां पे इधर। दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं ई और इसे भी लिख सकते हैं ई। तो अब मुझे दिखाई देता है कि इसका रिजल्टेंट जो है कहां पे आने वाला है, एक्स एक्सिस पे ही आने वाला है। अब ये बताइए, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री हो तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं हम, A² + B² + 2AB cos 60। cos 60 होता है 1/2, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, √3E। अब बात यह है कि E कैसे पता किया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला है KQ/R²। K के जगह पे आप रखेंगे 1/4πε0, तो 4 और 4 कट जाएगा, तो बचेगा Q/πε0d²। और इस E को उठा के यहां पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, √3Q/πε0d²। सो आई बिलीव फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। कौन से साल में पूछा गया उससे मतलब नहीं, किसी साल में पूछा गया है। 2020 में, 2019, क्या फर्क पड़ता है उससे। जिसको मैंने क्वेश्चन टाइप करने भेजा था अब उसको उतना फुर्सत थोड़ी है कि वो डेट चेंज करता रहे। क्वेश्चन कंटेंट से मतलब है बस। आपके मॉड्यूल में जो है सब डेट वेट लिखा हुआ है।
नोट्स ओपन करोगे तो दिख जाएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं, ये फास्टेस्ट तरीका है, अदरवाइज बच्चा जो इसमें सबके लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता रहता है और टाइम लग जाता है। ठीक है ना। टेस्ट के बारे में बेटा नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मुझे खुद ही नहीं पता है कि कब है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।